हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th की केमिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। उस पे मैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो उसके लिए जो है वो महत्वपूर्ण है जो बच्चे 12th में है, ठीक है, और वो 2026 में एग्जाम देने वाले, ठीक है। 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या वो इंग्लिश मीडियम में, ठीक हो, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों के लिए ये वीडियो जो है परफेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ें, ठीक है। इससे पीछे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर आप जा करके देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि उसके बाद का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको करवा रहा हूँ वीडियो में, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने क्वेश्चन जो लिया है आज की इस वीडियो में, मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखे, ये क्वेश्चन है। तो चलिए बताते हैं आपको इसका आंसर, और आपको जो है साथ में इसको नोट भी करना है और इसी तरह से आपको जो है एग्जाम में प्रेजेंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो जो भौतिक अधिशोषण है, एक तरफ हम लिख लेते हैं भौतिक अधिशोषण और एक तरफ बताएंगे हम आपको रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ठीक है। तो एक तरफ हम आपको बताएंगे भौतिक अधिशोषण और दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ है हम आपको जो बताएंगे भौतिक अधिशोषण के बारे में बताएंगे, एक तरफ जो है किसके बारे में बताएंगे, भौतिक अधिशोषण के बारे में, यानी कि इधर जो बताने वाले हैं हम आपको बताएंगे भौतिक अधिशोषण के बारे में, और इधर जो बताएंगे वो बताएंगे रासायनिक अधिशोषण के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, रासायनिक अधिशोषण के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला अंतर है, ध्यान समझिएगा, पहला अंतर है वो है इसमें जो है, इसमें खास कर बता रहे हैं भौतिक अधिशोषण में, इसमें जो है वो कमजोर वांडर बल होता है। इसमें क्या, जो वांडर बल होता है, इसमें जो भी इसमें इस प्रकार का जो अधिशोषण होता है, इसमें कमजोर वांडर बल होता है। कैसा होता है, कमजोर वांडर बल होता है, कमजोर वांडर वल बल होता है, ठीक है। कमजोर वांडर वल बल इसमें होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कमजोर वांडर वल बल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अधिशोषण में, जो रासायनिक अधिशोषण है, इस प्रकार के अधिशोषण में रासायनिक बंध बनता है, ठीक है। जो भी इस प्रकार का रासायनिक अधिशोषण होता है तो इसमें क्या बनता है, रासायनिक बंध बनता है। क्या बनता है, रासायनिक बंध बनता है, ठीक है। क्या बनता है, रासायनिक बंध बनता है। और ये जो रासायनिक बंध होता है ना दोस्तों, ये जो रासायनिक बंध होता है, ये रासायनिक बंध बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, वांडर बल की तुलना में, ठीक है। वांडर बल कमजोर होता है। इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब आप देखते होंगे, जब भी कोई अगर मान लीजिए कार है, ठीक है, या कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, उस पर आप बाहर से आकर के जो है वो धूलकण बैठ गया, ठीक है, कोई मिट्टी आकर के बाहर से उड़ के कभी कभी ना गंदा बैठ जाता है, तो गंदा बैठ गया, तो वो भी अधिशोषण ही है, लेकिन वो किस प्रकार का अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण है। क्योंकि वो उसमें जब आकर के बाहर से पृष्ठ पर बैठा, ठीक है, ये जो है, अब ये क्या है, ये एक वस्तु है जिसपे आकर के बाहर से धूलकण बैठ गया है, तो यहाँ जो धूलकण आया इस पर बैठे, तो ये अधिशोषण हुआ एक प्रकार का। और कैसा अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण है। क्यों, क्योंकि इसमें दुर्बल वांडर बल होता है। और ये जब अधिशोषण होता है तो इसमें हम आसानी से, जो अधिशोष्य है और जो अधिशोषक है, अधिशोषक कौन है यहाँ पे, ये वस्तु है जिसपे अधिशोषण की क्रिया हो रहा है। अधिशोष्य क्या है, मान लीजिए मिट्टी है, तो वो आकर के इसमें बैठ गया, तो मिट्टी होगा क्या, अधिशोष्य। अब हम अगर मान लीजिए हाथ मारेंगे और हल्का सा भी हाथ मार दिए, ठीक है, ऐसे, तो मिट्टी सब क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें दुर्बल वांडरवल बल होता है, जो कि कमजोर होता है, उतना इसमें ताकत नहीं होता है। जबकि हम बात करें रासायनिक अधिशोषण में, तो रासायनिक अधिशोषण जब भी होता है तो उसमें रासायनिक बंध बनता है। क्या बनता है,
रासायनिक बंध बनता है, और जो रासायनिक बंध होता है वो मजबूत होता है। ठीक है, क्या होता है? मजबूत होता है, इसलिए इसको दोबारा जो है तोड़ा नहीं जा सकता है। आगे इसका अंतर में भी यही लिखेंगे हम, दूसरा अंतर। तो पहला अंतर आप समझ गए होंगे कि जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें कमजोर वांडरवल बल होता है, और जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें रासायनिक बंध बनता है जो कि मजबूत होता है। ठीक है, अब दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर क्या है इसमें, दूसरा अंतर देखिए क्या है इसमें। इसमें दूसरा अंतर है दोस्तों कि जो भौतिक अधिशोषण होता है यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है? यह जो है वो यह जो है कैसा है प्रोसेस, यह जो है उत्क्रमणीय प्रकृति का है। कैसा है? उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है ये? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। मतलब ये जो है वो रिवर्सेबल प्रोसेस है। मतलब अगर मान लीजिए हमने बताया आपको कि यहाँ पर अगर ये जो है धूलकण आकर के बाहर से बैठ गया, ठीक है, इस पर क्या हुआ? धूलकण आकर के बाहर से बैठ गया, ठीक है, तो हम जो है जैसे ही थोड़ा सा हाथ मारेंगे तो सारा का सारा धूलकण जो है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। मतलब वापस से वही स्टेज में आ गया जैसा पहले था। पहले क्या था? वस्तु था, उस पर बाहर से आकर के धूलकण बैठ गया, तो धूलकण बैठ गया तो इस प्रकार का भौतिक अधिशोषण है, और इसमें दुर्बल वांडरवल बल होता है, और ये मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है। आसानी से हाथ मारेंगे तुरंत साफ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कैसा प्रोसेस है ये? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, रिवर्सेबल प्रोसेस है ये। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें इसमें किसमें? रासायनिक अधिशोषण में, तो जो रासायनिक अधिशोषण होता है, ये जो रासायनिक अधिशोषण होता है ये कैसा प्रोसेस है? तो देखिए जो रासायनिक अधिशोषण है, दूसरा बता रहे हैं, जो रासायनिक अधिशोषण है यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति है। मतलब ये इरिवर्सिबल है, ये दोबारा उसी स्टेज में नहीं आ सकता जैसा पहले था। मतलब यह कैसा है? ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का, ये कैसा है? ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो दो अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि जो भौतिक अधिशोषण है इसमें क्या होता है? कमजोर वांडरवल बल होता है, जबकि इसमें जो है वो रासायनिक बंध होता है जो कि मजबूत होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि ये जो प्रोसेस है ये उत्क्रमणीय प्रोसेस है। भौतिक अधिशोषण जो है वो उत्क्रमणीय प्रोसेस है, जबकि ये अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, चलिए तीसरा बताते हैं आपको। तीसरा क्या है इसमें? तीसरा अंतर है, इसमें तीसरा अंतर है कि इसमें जो है ना, जब भौतिक अधिशोषण होता है तो अनेक परत का निर्माण होता है। अनेक परत का निर्माण, इसमें क्या होता है? इसमें जो है वो अनेक परत का निर्माण होता है। अनेक परत का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें अनेक परत का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया होगा कैसे होता है? क्योंकि देखिए जब ये मिट्टी पर मिट्टी बैठता चला जाएगा, इस प्रकार से अनेक परत बनता जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें बात करेंगे, इसमें रासायनिक अधिशोषण बात करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? इसमें मात्र एक ही परत बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें मात्र एक ही परत बनता है, एक परत ही बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ही परत बनता है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। इसमें इसलिए इसको बोला जाता है एक आणविक स्तर। इसमें कैसा बनता है? एक आणविक स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है वो एक आणविक स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, एक इसमें क्या होता है? इसमें एक आणविक स्तर का निर्माण होता है। इसमें एक आणविक स्तर का इसमें क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें बहु आणविक स्तर का निर्माण होता है। किसमें? इसमें भौतिक अधिशोषण में। इसमें क्या होता है? बहु आणविक स्तर का निर्माण होता है। किसमें? भौतिक अधिशोषण में, क्योंकि इसमें अनेक परत होता है। इसमें क्या होता है? अनेक परत होता है, और इसमें क्या होता है? केवल और केवल एक ही परत होता है। इसलिए इसमें एक आणविक स्तर का निर्माण होता है, और इसमें जो है किसमें? भौतिक अधिशोषण में इसमें बहुत सारा परत का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? बहुआण्विक स्तर। अगर बात करें अगला, आगे बात करते हैं चौथा, इसमें क्या अंतर है? देखिए चौथा अंतर क्या है? चौथा अंतर बता रहे हैं, फोर्थ डिफरेंस बता रहे हैं क्या इसमें, कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण में वृद्धि होता है। इसमें क्या होता है? जो भौतिक अधिशोषण है इसमें अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो तापमान के बढ़ाने से जो अधिशोषण है ना, जो अधिशोषण की जो क्रिया हो रहा है, ये अधिशोषण में क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, अधिशोषण में क्या होगा? यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं, किसमें? रासायनिक अधिशोषण में बात करते हैं चौथा। तो जो रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें दाब बढ़ने पर
दाब बढ़ने पर क्या होता है, अधिशोषण का वेग बढ़ जाता है। इसमें दाब बढ़ने पर, इसमें जैसे दाब बढ़ेगा तो इसमें क्या होता है, अधिशोषण का वेग बढ़ेगा। अधिशोषण जो है हो रहा है, इस अधिशोषण का क्या बढ़ेगा, वेग बढ़ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गया होगा। इसमें तापमान के बढ़ने से ऐसा हो रहा था, इसमें किसके बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से अधिशोषण का वेग बढ़ता है, अधिशोषण में वृद्धि होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है वो दाब के बढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, दाब जब जैसे ही बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उससे अधिशोषण के वेग में क्या आएगा, वृद्धि आएगा। इसमें इसमें क्या आएगा, वेग में वृद्धि आएगा, बढ़ेगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि इसमें भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। ठीक है, ये चार अंतर जो मैंने आपको बताया है, ये चारों आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन में भी लिखना है। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आप थोड़ा सा जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है ओजोन, जिसको O3 बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, O3। ये जो O3 होता है, यानी कि जो ओजोन होता है, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, O3 यानी कि जिसको ओजोन बोलते हैं, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। इसका ये जो ओजोन है, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों कार्य करता है, आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो जानिए इस चीज को कि ओजोन को एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ओजोन होता है ना, जिसका सूत्र क्या होता है, O3। क्या होता है, O3। जो ओजोन है, ये ओजोन जो है, इसको O3 बोलते हैं। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। क्यों कार्य करता है, क्योंकि यह जो है वो शीघ्रता से अपघटित होकर के, मतलब O3 से O2 बनेगा और एक ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करेगा, एक ऑक्सीजन बनाएगा, होकर के एक नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। और यह नवजात ऑक्सीजन जो है वो अत्यंत अभिक्रियाशील होता है और विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, जिसके कारण O3 जो है इसको एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो आपको ये चीजें हमने बता दिया। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसको थोड़ा समझिए क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, जो O3 है, जो O3 है, जिसको हमने क्या बोला है, ओजोन। तो O3 को जब गर्म करेंगे, ठीक है, इसको जब गर्म करेंगे तो किसमें टूटेगा, ये ऑक्सीजन में, प्लस में एक ऑक्सीजन बनाएगा। ये जो ऑक्सीजन बना रहा है इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये नया नया अब आया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो नवजात ऑक्सीजन है, ये जो नवजात ऑक्सीजन है, ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, ये अभिक्रियाशील होता है। मतलब इस तरह से समझिए, जैसे अगर मान लीजिए आपको भूख लगा हुआ है, ठीक है, बहुत तेज से भूख लगा हुआ है, तब क्या चीज के लिए तलाश करेंगे, खाना का, कि जितना जल्दी हमको खाना मिल जाए, कहाँ से खाना मिल जाए। अगर मान लीजिए कोई शेर है, वो अगर बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, पिंजरा से निकला है, ठीक है, तो अब वो खाने की तलाश में रहेगा। तो उसी प्रकार से ये ओजोन में से ये ऑक्सीजन नया नया निकला है, तो अभी तुरंत अभिक्रिया से चाहते हैं कि तुरंत हम किसी न किसी से क्या कर ले, अभिक्रिया कर ले। इसलिए ये अत्यंत अभिक्रियाशील है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। और ये जैसे ही ये दूसरों को क्या करता है, ये विभिन्न पदार्थों को चाहता है कि हमसे मिले और वो उसको हम ऑक्सीकृत कर दे। ऑक्सीकृत करने का कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दे। ठीक है, तो ऑक्सीकृत कर दे, जिसके कारण इसको जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक कहा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, अत्यंत अभिक्रियाशील है। कौन, ऑक्सीजन। ये जो नवजात ऑक्सीजन है, ये क्या है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, अत्यंत अभिक्रियाशील होता है। और ये जो है विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, जिसके कारण जो O3 है, ये जो O3 है, इस O3 को क्या बोला जाता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक कहा जाता है। बस समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से O3 को प्रबल ऑक्सीकारक क्यों कहा गया, आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो ओजोन है, इस ओजोन में जैसे ही हम O3 को अपघटित करते हैं तो इसमें नवजात ऑक्सीजन बनता है। और ये जो नवजात ऑक्सीजन है, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह ट्रीट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए इंग्लिश में थोड़ा समझा देते हैं क्या है और इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ओजोन है, ओजोन, इसको प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों ट्रीट करते हैं। तो देखिए ओजोन O3 एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो ओजोन है, इस ओजोन को क्या बोलते हैं, एक ओजोन जो है, जो O3 है, ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, एक्ट करता है। क्यों करता है, देखिए बिकॉज देखिए
because it rapidly decomposes to generate nascent oxygen and uh, highly reactive atomic form of oxygen। जो यहाँ से जो एक ऑक्सीजन रिएक्ट यहाँ से जो ऑक्सीजन जो जनरेट हो रहा है, जिसको नेस्केंट ऑक्सीजन कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होता है। तुरंत ये चाहता है कि हम अभिक्रिया कर ले, बहुत ज्यादा ये अभिक्रियाशील है। हाईली रिएक्टिव एटम है। कैसा एटम है ये? हाईली रिएक्टिव एटम है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। दिस नेस्केंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस इजिली, इसलिए इसको बोला गया है कि एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। बात समझ में आ गया होगा। तो ये हाईली क्या है? रिएक्टिव एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि एक सिंगल फॉर्म में होता है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें क्या बोला जा रहा है? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम बताना है, ठीक है। क्या बताना है? फैराडे का जो विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम है, इसको लिखना है, ठीक है, लिखना है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको लिखना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखिएगा, किस प्रकार से लिखिएगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए, तो आपको क्या करना है? सिंपली स्टार्ट करना है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या बताता है? देखिए, फैराडे का जो विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम है, ये क्या बताता है? ये बताता है, ये इस नियम के अनुसार, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है, जिसको W बोले हैं, ठीक है, ये W क्या है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है, तो वो मात्रा W है, और उसमें प्रवाहित होने वाली आवेश Q के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में अगर देखेंगे तो इसको W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिखा जाएगा। अब इसको थोड़ा समझाते हैं, ये कहना क्या चाहता है। देखिए, अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने लिया एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें क्या लिया मैंने? एक बीकर लिया, और इसमें हमने क्या दिया? एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। क्या डाल दिया? ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया? एक इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है? ये जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है, थोड़ा सा हम अच्छा सा फिगर लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, और अच्छा से फिगर इसका भी ले लेते हैं कि थोड़ा आपको समझ में ज़्यादा आ जाए, बेटर है समझ में। तो इसके लिए जितना भी हो सकता है प्रयास करते हैं कि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, यहाँ पे हमने एक चीज़ और ले लिया, ये इस प्रकार से। अब मान लीजिए ये जो है इस प्रकार से, ये एक बीकर हमने लिया है, हालांकि ये क्लोज होना, खुला होना चाहिए, लेकिन चलिए समझना है केवल, ठीक है। अब हमने क्या लिया? ये ओपन रहता है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। और इसमें जो हमने विलयन लिया है, वो विलयन कैसा लिया है? विद्युत अपघट्य विलयन लिया है। कैसा विलयन लिया है? विद्युत अपघट्य विलयन लिया है। मतलब विद्युत अपघट्य विलयन कैसा होता है? जो अपने आयनों में टूट जाता है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या? देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर दे, अगर इसको कनेक्ट कर दे हम थोड़ा सेल से, बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे मान लीजिए कोई दो जो है, एक हमने क्या लिया यहाँ पे? विद्युत अपघट्य विलयन लिया है। अब जो विद्युत अपघट्य विलयन है, ये क्या होगा? ये जो विद्युत अपघट्य विलयन है, ये क्या करेगा? अपने आयनों में टूटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने AB एक लिया, ठीक है। AB हमने क्या लिया? एक जो है AB हमने क्या लिया? यहाँ पे एक विद्युत अपघट्य विलयन लिया, ठीक है। क्या लिया? AB जो है यहाँ पे विद्युत अपघट्य विलयन है, ठीक है। AB क्या है? यहाँ पे विद्युत अपघट्य विलयन है। अब ये जो AB है, ये क्या होगा? अपने आयनों में टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड ही होता है, हालांकि देखिए, एक इलेक्ट्रोड और ले लिए हैं, दो इलेक्ट्रोड होता है,
ठीक है। चलिए, अब हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब ये जो AB है, ये AB क्या होगा, अपने आयनों में टूटेगा। ठीक है, किसमें टूटेगा, अपने आयनों में टूटेगा। तो अब फॉर एग्जांपल ये अपने आयनों में टूटेगा, जैसे कि हमने मान लिया A प्लस में A प्लस है और B क्या है, माइनस है, B माइनस है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है। NaCl क्या है, एक प्रकार का विद्युत अपघट्य विलयन, क्योंकि जैसे इसको नमक को जैसे ही हम पानी में घोलेंगे तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही अगर हम NaCl को लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम NaCl को लेंगे तो Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि NaCl जो है वो एक प्रकार का विद्युत अपघट्य विलयन है। ठीक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है। कैसा है ये, विद्युत अपघट्य है। ये विद्युत अपघट्य है क्यों, क्योंकि जैसे इसको हम पानी में घोलेंगे तो अपने आयनों में ये टूट जाएगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा क्लीन वे में। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा इलेक्ट्रोड था। ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोड था। और हमने ये यहाँ पे लिया था विद्युत अपघट्य विलयन। ठीक है, विद्युत अपघट्य विलयन। अब जैसे ही AB जो है अपने आयनों में टूटेगा तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रोड है, तो ये जो एक इलेक्ट्रोड है इसको बोलते हैं एनोड, इधर वाले को बोलते हैं एनोड, और उधर वाले को बोलते हैं कैथोड। उधर वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, उधर वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, तो हमने इधर लिख दिया क्या है, ये कैथोड है। ठीक है, ये क्या है, कैथोड है। ठीक, अब जो एनोड होता है ये प्लस होता है और जो कैथोड होता है वो माइनस होता है। अब जो है यहाँ से क्या होगा, ये जो विद्युत अपघट्य विलयन है, जो प्लस वाला है वो माइनस के पास जाएगा। तो माइनस कहाँ है, इस वाले इलेक्ट्रोड पे है, तो ये यहाँ पे जाके जमा होगा। जो B है, जो B क्या है, माइनस है, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस के पास जाएगा। मतलब ये जाके कहाँ, इस वाले इलेक्ट्रोड पे जमा होगा, इस वाले इलेक्ट्रोड पे। और जो A प्लस है कहाँ जाएगा, यहाँ पे जमा होगा, यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रोड पे। तो ये जो पदार्थ यहाँ पे जमा हो रहा है, उस पदार्थ की मात्रा को हमने क्या बोला है, W बोला है। वो क्या बोला है, W बोला है। और ये जो W है ये समानुपाती होता है Q के। ये Q क्या है, ये Q जो है वो आवेश की मात्रा है जो यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की, अगर हम इसमें धारा देंगे तो बाहर से यहाँ तो बैटरी जोड़े हुए हैं ही है, यहाँ जो बाहर से बैटरी जोड़ दिए हैं, तो जैसे ही हम करंट देंगे, तो करंट जैसे ही देंगे तो यहाँ पर जो होगा, ये जो विद्युत अपघट्य विलयन है ये अपने आयनों में टूटेगा। और जो जैसे ये अपने आयनों में टूटेगा तो ये जो है प्लस वाला जो है माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। मतलब जो B माइनस है वो कहाँ जाएगा, एनोड के पास, और जो A प्लस है वो कहाँ जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। तो इस प्रकार से ये मूव करेगा, वहां जाकर के जमा होगा। तो जो ये पदार्थ है, इस पदार्थ को हमने क्या बोला है, जो पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पे जमा होगा, इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को हमने क्या बोला है, W बोला है। ठीक है, और ये जो W है ये किसके समानुपाती होगा, Q के समानुपाती होगा। Q मतलब वो आवेश जो प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और जब भी करंट होगा तब करंट को कैसे मापते हैं, आवेश से कितने मापते हैं, तो आवेश वो जो Q है उसके समानुपाती होगा। तो जैसे ही यहाँ से W जो है, यहाँ से आप समझ सकते हैं W जो है वो किसी के समानुपाती है, Q के। तो यहाँ से W बराबर, जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा Z, इसको क्या बोलते हैं, Z। और ये जो Z है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, वैलेंट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब वैद्युत रासायनिक तुल्यांक इसको बोला जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आ गया है W बराबर क्या गया है, Z, और क्या था, W बराबर Z और Q, क्या था, W बराबर Z Q। अब आप एक चीज और जानते होंगे, जो फॉर्मूला आपको पता होगा कि जो I होता है, जो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, I बराबर क्या होता है, Q बटा T होता है। ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ से अगर हम Q पूछेंगे, Q, तो Q को आप क्या लिखेंगे, Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। ये हो सकता है, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, T। क्योंकि Q का मान अगर निकालना है तो T जो है इधर क्या जाएगा, गुना में चला जाएगा। T इधर गुना में चला जाएगा तो Q का मान क्या जाएगा, Q बराबर आ जाएगा IT। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इसी चीज को यहाँ पे डाल देंगे। ये जो Q का मान है
ये जो Q का मान है, इस Q के मान को यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से W बराबर क्या जाएगा, W बराबर Z, और Q के जगह पे क्या डाल देंगे, IT, तो Z इंटू I इंटू T आ जाएगा। तो W का मान क्या जाएगा, Z I और T। तो यहाँ से एक ये नया फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया है, W बराबर ZI T। अब देखिए यहाँ पे सबका अलग अलग मीनिंग है। जो है W जो है वो क्या है, W जो है वो क्या है, W जो है वो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है। Z जो है एक रासायनिक तुल्यांक है। I जो है वो क्या है, करंट है, वो करंट है जो उस विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित किया जा रहा है। और T मतलब क्या है, समय, टाइम को बता रहे थे। इस प्रकार से आप ये रिलेशन ध्यान में रखिए, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये कहना क्या चाह रहा था। तो आप एक बार और पढ़ देते हैं, ये कहना क्या चाहता है, देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। तो फैराडे के विद्युत उपकरण का जो प्रथम नियम है वो क्या बताता है, तो हमने बोला कि फैराडे के विद्युत उपकरण के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर, वो जो इलेक्ट्रोड था ना, उस इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगा, जो जमा होगा, उसको क्या बोले हैं, W। और वो जो W है, जो पदार्थ की मात्रा है, उसमें प्रवाहित होने वाली आवेश जो धारा होता है उसके समानुपाती होता है। गणितीय रूप में लिखेंगे तो W जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के, या फिर W बराबर लिख सकते हैं ZQ, क्योंकि जब जैसे ही समानुपातिकता का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा Z। इसको क्या बोलेंगे, Z जो है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और इससे हमने एक नया फॉर्मूला बनाया था, W बराबर ZIT। और कैसे बनाया था, क्योंकि I बराबर होता है Q बटा T, और यहाँ से हमने Q का मान निकाल के यहाँ पे रख दिया था। तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ये चीज कहना क्या चाहता है, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या होता है फैराडे का। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है, विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम क्या है। देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द मास दैट द मास W of a substance deposit or liberated at an electrode during the electrolysis is directly proportional to the quantity of electric charge passes through the electrolyte. The formula is W is equal to ZIT, where Z is the electrochemical equivalent. ये बात आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये, और क्या कहना चाह रहा है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडेज जो है इलेक्ट्रोलाइटिक जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहना चाह रहा है, आपको समझ में आ गया। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ये क्या कहना चाह रहा है, आप समझ में आ गया हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको फैराडे का प्रथम नियम समझ में आ गया होगा विद्युत अपघटन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या होता है जब मीथेन जिसको CH4 बोला जाता है, ये जो मीथेन होता है CH4, इसको सूर्य के प्रकाश में अप्रत्यक्ष क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या बोला जा रहा है, क्या होता है जब मीथेन यानी कि CH4 को अप्रत्यक्ष प्रकाश यानी कि HMU में क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो आपको पता होगा, इससे पिछले वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि जब मीथेन को सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में, ठीक है, अगर अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या होता है। तो आपको जो है ध्यान से समझना है इसमें क्या बोला जा रहा है। पहले आपको हम समझा देते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो यह अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक मीथेन में उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित नहीं हो जाते हैं और अंतिम उत्पाद के रूप में CCl4 जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बनता है। ठीक है, इंग्लिश में समझ लीजिए, मीथेन अंडरगोज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ इनडायरेक्ट सनलाइट, that is HMU. This reaction proceeds through multiple steps, successfully replacing all four hydrogen atoms with chlorine, ultimate forming carbon tetrachloride यानी कि CCl4। अब ये कहना क्या चाहता है वो समझिए, इसको थोड़ा हम समझाते हैं, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए इसमें क्या बोला है कि लास्ट में हमको CCl4 लाना है और इसको जो CH4 है, ये जो CH4 है इसकी प्रतिक्रिया हमको किससे करवाना है, क्लोरीन से करवाना है। किसकी उपस्थिति में, तो HMU, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सनलाइट में करवाना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए सबसे पहली बात इसका डायग्राम बनता कैसे, इसे पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं इसका डिटेल, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं।
अगर हम CH4 का स्ट्रक्चर देखें, किसका CH4 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको समझिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिख दिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक 4 हाइड्रोजन हो गया। प्लस में 2 क्लोरीन है, मतलब एक क्लोरीन और ये एक क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ से स्टेप्स कैसे आगे बढ़ेगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, इसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ से ये जो क्लोरीन है और ये जो H है ये दोनों मिल जाएगा और यहाँ से बना लेगा क्या, HCl बना लेगा। यहाँ से क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और प्लस में अब देखिए ये यहाँ पे इधर क्या बच गया, इधर बच गया C, एक कार्बन बच गया, ये वाला एक कार्बन बच गया और 3 हाइड्रोजन बच गया, 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन बच गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे। और देखिए ये वाला H और ये वाला Cl तो मिला करके HCl बना लिया था, और यहाँ पे एक Cl बच गया, तो एक Cl यहाँ आकर के लग जाएगा। तो क्या बन गया, CH3Cl, क्या बन गया, यहाँ से क्या बना, CH3Cl बन गया, ठीक है। अब अगर हम इसका एक बार और अभी क्रिया करवाते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको लेते हैं, क्या है, CH3Cl, और इसकी प्रतिक्रिया एक बार और हम करवाते हैं क्लोरीन से, Cl2 से। तब यहाँ से क्या बनेगा, ये प्रोसेस तब तक करते रहना जब तक कि पूरा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ से फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो हमने ये बना दिया, 3 हाइड्रोजन बना दिया, और एक तरफ इधर क्लोरीन लिख दिए हैं, और प्लस में इधर 2 क्लोरीन है, मतलब Cl और Cl। जब भी बंध टूटेगा, याद रखना है, जब भी बंध टूटेगा तो किसके बीच का बंध टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा। किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच ये वाला बॉन्ड तोड़ सकते हैं या ये भी तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ना कोई एक ही है। तो ये वाला कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। अब होगा क्या, सिंपल वही चीज होगा, एक Cl2 में से एक Cl निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से एक H निकलेगा, ठीक है। ये दोनों मिल जाएगा और बना लेगा क्या, यहाँ से क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब जो बच गया है उसको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या बच गया, एक कार्बन बच गया, तो यहाँ एक कार्बन बच गया, और 2 हाइड्रोजन बच गया ये वाला, तो CH2 बच गया। और देखिए एक क्लोरीन ये है Cl, और एक क्लोरीन ये है, तो Cl2 हो गया। तो CH2Cl2 क्या बना, CH2Cl2, ये मुख्य उत्पाद बना और HCl बना, ठीक है। अब एक बार और इसके साथ अभिक्रिया करवा देंगे क्लोरीन से, तब क्या बनेगा, देखिए सिंपल सा बात है। फिर से एक बार करवा दें, CH2Cl2 की प्रतिक्रिया एक बार और अगर क्लोरीन से करवा दे तो क्या बनेगा, देखिए। तो अगर हम एक बार और इसकी अभिक्रिया करवाएं, एक बार और करवाएं तो क्या बनेगा, क्या, देखिए सिंपल है। फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन हमने बना दिया और एक कार्बन हो गया। इधर भी देखिए, इधर 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन हम इधर लिख दिए, 2 क्लोरीन, और प्लस में Cl2 है, मतलब ये 2 Cl हो गया। अब देखिए सिंपल, जब भी बंध टूटेगा, किसके बीच का बंध टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा। तो यहाँ पे हम इसके बीच का बंध तोड़ दें, चलिए तोड़ते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और ये दोनों बना लेगा क्या, यहाँ से HCl बना लेगा, और प्लस में अब जो बच गया उसको लिख देना है। तो क्या बच गया, एक कार्बन ये वाला बच गया, एक कार्बन, और एक हाइड्रोजन ये वाला बच गया, तो CH बच गया। और देखिए ये 2 Cl है और एक Cl इसमें क्या बच गया, तो CH और 2 Cl ये वाला, एक Cl ये वाला, तो कितना हो गया, 3 Cl होता है, CHCl3 बच गया। तो ये हमारा मुख्य उत्पाद के रूप में बना और ये बना। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन अभी भी है, हाइड्रोजन हमको पूरा हटाना है, तो एक बार और कर लेते हैं। तो एक बार और करेंगे, CHCl3, इसकी प्रतिक्रिया अगर हम एक बार और क्लोरीन गैस के साथ करवा दे तो क्या बनेगा, सिंपल है, जो हाइड्रोजन है ना वो निकल जाएगा। देखिए कैसे होगा ये चीज। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो हम किधर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए हैं, और 3 क्लोरीन है, तो इधर 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, और प्लस में 2 क्लोरीन इधर है, ठीक है, Cl2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन 4 बंध बना रहा है, जिसमें से एक बंध जो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 3 बंध जो है वो क्लोरीन के साथ बना रहा है, और ये 2 क्लोरीन तो उधर है ही है। अब होगा क्या, वही चीज होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा। किसके बीच का बंध टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा। मतलब यहाँ देखा जाए तो
किसके किसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो हम इसके बीच का बॉन्ड तोड़ दिए, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिए। अब क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो गया, तो अब ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाके मिल जाएगा, इस Cl से मिल जाएगा और क्या बना लेगा, इधर से HCl बना लेगा। और प्लस में अब क्या बच गया यहाँ पर, अब क्या बच गया यहाँ पे बच गया C बच गया और ये केवल C बच गया। और देखिए 3 क्लोरीन इधर से है, ये 3 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन ये वाला है, मतलब CCl4। 3 क्लोरीन तो ये है और 1 क्लोरीन ये है, मतलब 4 क्लोरीन हो गया। तो क्या बना, CCl4। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कार्बन, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बन करके तैयार हुआ मुख्य उत्पाद के रूप में। तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए ऊपर क्वेश्चन में आ जाइए। तो ये चीज जो है, यही चीज हमने प्रोसेस से बताया, कितना लंबा चला गया। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान था। इसमें क्या बोला जा रहा है, क्या होता है जब मीथेन CH4 जो है उसको सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में, इनडायरेक्ट सनलाइट में अगर इसको क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाएंगे तो लास्ट में क्या बना था, CCl4 बना था, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतिम उत्पाद के रूप में CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है H2O जो है, यानी कि जो जल है वो तरल है, लिक्विड है। ये बात तो सबको पता होगा कि जो H2O है यानी कि जो जल है वो क्या है, तरल है। जबकि जो H2S है वो क्या है, गैस है। और ये कमरे के तापमान पर बात कर रहे हैं। H2S जो है वो कमरे के तापमान पर क्या होता है, गैस होता है। और क्यों होता है ये चीज आपको बताना है। ठीक है, H2O जो है वो जल है और H2S जो है वो गैस है। अब कमरे के तापमान तो क्यों है, इसको समझिए। जो H2O जो है ना, देखिए जो H2O है वो H2O क्या है, जो H2O है, जो जल है, H2O जिसको क्या बोलते हैं, जल। ये जो जल है, ये जल के अणुओं के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंध जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उपस्थित रहता है। जब भी आप देखिएगा हाइड्रोजन, जो H2O है, जो जल है, इस जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है ना वो बंध बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, फोन के साथ। किसके साथ बनाता है, फोन के साथ। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो बनाएगा फ्लोरीन के साथ, या तो बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, या तो बनाएगा नाइट्रोजन के साथ। यही 3 गो के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये बात समझ गए होंगे। अगला बात देखिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जल। हाइड्रोजन बंध के कारण जो है वो जल के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन बंध के कारण जो है यहाँ पे आकर्षण बल जो है वो ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन जो है पार्शियल निगेटिव होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसने दिया है तो हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव इससे पार्शियल नेगेटिव आता है। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। क्योंकि प्लस माइनस जहां होगा, जहां भी प्लस माइनस होगा वहां पे आकर्षण होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो जल है, जल के अणुओं के बीच जो है वो हाइड्रोजन बंध के कारण जो है अणुओं के बीच जो है वो आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है। और जिसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें H2S की, तो H2S में तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। और हाइड्रोजन सल्फाइड में ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं रहा है। क्योंकि H2S जो है यहाँ पे जो H2S है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसी के साथ बनेगा, किसके साथ, FON के साथ, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनेगा। लेकिन यहाँ पे ना ही फ्लोरीन है, ना ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। यहाँ तो क्या है, S है, मतलब सल्फर है। तो हाइड्रोजन कभी भी सल्फर के साथ बनाएगा, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड के अणुओं के बीच कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। और इसके कारण ये कमजोर अंतराण्विक बल के कारण H2S जो है वो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में भी होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा और इसको मैंने अच्छे से बताया है। और
ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या है और कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। आपसे हमें एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज जो है मिलता रहे और जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है वो आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि जो ठोस है, ठोस ये प्रायः असंपीड्य होते हैं। क्यों? ठोस जो है वो ठोस क्या होता है? असंपीड्य होता है। क्यों होता है ठोस असंपीड्य? इनकम्प्रेसिबल क्यों होता है उसको समझिए। ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। आपको पता होगा जो ठोस होता है उस ठोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत आपको इजीली आपको पता होगा। जो अगर मान लीजिए ये ठोस है, ठीक है, ये कोई ठोस चीज है, ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके जो अणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम पास पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ठीक है, इसके अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं। इस प्रकार से इसके अणु जो है वो एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, थोड़ा बाहर निकलना है, आप समझ रहे होंगे। इस प्रकार से एकदम इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके जो इस प्रकार से इतने बड़े सारे के साइज एक ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊंच नीच हो रहा है। आपको भी केवल समझाने के लिए ऐसा हो रहा है मेरे। ठीक है, इसके जो अणु होते हैं एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके जो अणु होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, अब एकदम पास पास होते हैं तो इनके बीच की दूरी जो है वो बहुत कम होगा। ठीक है, और इन कणों को और अधिक पास नहीं लाया जा सकता। ये तो पहले से पास पास है तो और कितना पास लाएगा, तो इसलिए इन पर जो है वो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रेशर होता है, अब पहले से ही दबाया हुआ है, पहले से इतना प्रेस हो गया है कि उसको और दबाना ही नहीं पड़ता है, इसलिए वो प्रायः असंपीड्य होता है। क्योंकि इसके कणों, इसके जो अवयवी कण होते हैं, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, और इसको और अधिक दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए जो ठोस होते हैं ना, ठोस, ये प्रायः क्या होता है? असंपीड्य होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें क्या बोला जा रहा है? मोलरता और मोललता में अंतर बताना है। क्या बताना है? मोलरता और मोललता में अंतर बताना है कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर होता है। ठीक है, क्या अंतर होता है मोलरता और मोललता में। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ठीक है, मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। देखिए एक तरफ हम लिख देते हैं मोलरता, इधर है हमारा क्या? मोलरता, और इधर है हमारा क्या? मोललता। इधर क्या है? मोललता। ठीक है, मोललता। अब समझिए, इसमें पहला बता रहे हैं, जो मोलरता होता है ना, यह प्रति लीटर विलियन में घुले विलियन के मोलों की संख्या होता है। ये जो है ये क्या होता है? प्रति लीटर विलियन में घुले घुले विलय के घुले विलय के मोलों की क्या होता है? ये संख्या होता है, मोलों की संख्या होता है। ठीक है, मोलों की संख्या होता है। तो जो मोलरता होता है, ये मोलरता क्या होता है? प्रति लीटर विलियन में, मतलब 1 लीटर विलियन में कितना विलय के मोल की संख्या है, वो 1 लीटर विलियन में क्या बोला जा रहा है? 1 लीटर अगर हम मिलियन लेते हैं तो उस 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में कितना विलय का मोल घुला हुआ है, जो विलय के मोलों की संख्या होगा 1 लीटर विलियन में, उसको क्या बोलते हैं? हम मोलरता बोलते हैं। जबकि अगर हम मोललता की बात करें तो ये 1 किलोग्राम में, ये क्या होता है? 1 किलोग्राम में कितने विलय के मोल घुले हुए हैं, कितने विलय के मोल घुले हुए हैं। तो जो विलय के मोलों की संख्या होगा, विलय के मोलों की जो संख्या होगा, विलय के मोलों की जो संख्या होगा इसमें, किसमें? 1 केजी विलायक में। 1 केजी क्या, इसमें क्या ले रहे हैं? 1 केजी विलायक ले रहे हैं। 1 केजी क्या ले रहे हैं? विलायक। ठीक है, तो 1 केजी विलायक में जितना भी विलय के मोलों की संख्या होगा उसको बोलते हैं मोललता। और
एक लीटर विलयन में जितना विलय के मोलों की संख्या होगा उसको बोलते हैं क्या, मोलरता। तो मोलरता और मोललता में फर्क होता है। मोलरता 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या होता है, और जो मोललता होता है वो 1 kg विलायक में मोलों की संख्या होता है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम अगला अंतर बताते हैं, नेक्स्ट क्या डिफरेंस है वो बताते हैं। दूसरा अंतर है इसमें कि जो मोलरता होता है ना, ये विलियन के आयतन से संबंधित है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, लीटर आ रहा है, विलियन का आयतन आ रहा है। तो ये जो मोलरता है ये क्या है, विलियन के आयतन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये आयतन से संबंधित है, आयतन से ये क्या है, संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो मोलरता होता है वो किससे संबंधित होता है, विलियन के आयतन से संबंधित होता है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, लीटर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है कि ये जो मोलरता होता है, ये जो मोलरता होता है ये विलियन के द्रव्यमान से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये है विलियन के द्रव्यमान से। किससे संबंधित है ये, विलियन के द्रव्यमान से, विलियन के द्रव्यमान से ये क्या है, संबंधित है। ठीक है, ये क्या है, संबंधित है। किससे संबंधित है, विलियन के द्रव्यमान से। बात समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, अगला अंतर क्या है, तीसरा अंतर बता रहे हैं। तीसरा अंतर क्या है कि जो मोलरता होता है ना, मोलरता ये तापमान पर निर्भर करता है। ये जो मोलरता होता है ये ताप पर क्या होता है, निर्भर करता है। ये ताप पर निर्भर करता है, ये ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आयतन होता है वो आयतन जो है वो तापमान से प्रभावित होता है। ठीक है, आप तापमान को जैसे ही बढ़ाते हैं तो बढ़ाने से घटाने से जो है वो आयतन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मोलरता होता है वो मोलरता भी क्या होगा, तापमान से प्रभावित होगा, क्योंकि मोलरता में आयतन आता है और ये आयतन से संबंधित है। तो जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने से ये ताप पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगला बात इसमें क्या है, जो मोललता है, मोललता ये मोलरता जो है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि वो निर्भर करता है। तो ये जो है ये ताप पर निर्भर, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। आपको ये बात समझ में आएगा क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये द्रव्यमान से संबंधित है। किससे संबंधित है, द्रव्यमान से, इसलिए तापमान पर निर्भर नहीं करता है। और मोलरता, ये जो मोलरता है ये मोलरता क्यों करता है, क्योंकि ये आयतन से संबंधित है। आयतन से संबंधित है और आयतन जो है वो तापमान के बढ़ाने से घटाने से प्रभावित होता है, इफेक्ट पड़ता है उस पर, इसलिए ये ताप पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो मोलरता है ये निर्भर नहीं करता है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। तो अगला अंतर बताते हैं, चौथा अंतर क्या है इसमें, इसका जो मात्रक याद रखना है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है किसका, मोलरता का। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। याद रखना क्या होता है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, जबकि इसका मात्रक हम बता देते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है किसका, मोललता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ये याद रखना है। मोललता का मात्रा क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। और जो मोलरता होता है इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर। क्योंकि इसमें लीटर में दिख रहे हैं इसलिए मोल प्रति लीटर, और इसमें क्या दिख रहा है, इसमें किलोग्राम में दिख रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, इसलिए आएगा इसमें क्या, मोल प्रति किलोग्राम। क्या आएगा, मोल प्रति किलोग्राम। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, मोलरता और मोलरता में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब एक बार थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। देखिए, जो मोलरता है ये प्रति लीटर विलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को बताता है, जबकि जो मोललता होता है ये प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को बताता है। ठीक है, जो मोलरता होता है ये आयतन से संबंधित होता है, जबकि जो मोललता होता है ये द्रव्यमान से संबंधित होता है। अब अगला हमने क्या बताया था, अगला हमने बोला कि जो मोलरता है ये तापमान पर निर्भर करता है, जबकि ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है मोलरता। और इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर होता है, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो आपको ये अंतर जो है वो समझ में आ गया होगा कि ये क्या अंतर है और मोलरता में क्या अंतर है। इस अंतर को आप बिल्कुल समझ गए होंगे और इसको नोट भी कर लेना। ठीक है, अब बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
अब अगला क्वेश्चन है नहीं, आज के लिए इतना ही है बस। दोस्तों आपके लिए जो है बस एक इन्फॉर्मेशन है, आपको जो है बस ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन हम आपके लिए करवा रहे हैं, इस सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में जो 2026 में होने वाला है, जो 2026 में होने वाला है, ठीक है, इसमें आपको जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी से देखने को मिलेगा। तो आपको जो है मिस नहीं करना है और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है, और देखिए दोस्तों लाइक करना है, और नीचे कमेंट में बताना है कि आपको जो है हमारा ये जो वीडियो है आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको हम डिस्कस करेंगे। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके जाइए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे।